नमस्कार। उत्तर प्रदेश में 16 अगस्त 2021 से स्कूल खोले जा रहे हैं। इस विषय में या इस विषय से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिली गई होगी कि कौन से क्लासेस खोले जाएंगे और क्या उन क्लासेस की टाइम वगैरह रहेगा, उससे जुड़ी और भी बातें। लेकिन मैं यहाँ इस मामले से जुड़े दूसरे पहलू पर आपसे बात करने आया हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। असल में मुझे उस वक्त बड़ा ताज्जुब हुआ जब अचानक मैंने स्कूल खोले जाने को लेकर दोहरी बातें और भूमिका में कुछ ऐसे लोगों को देखा जो कि देश के बड़े ही सम्मानित और जिम्मेदारी भरे पदों पर बैठे हुए हैं। जिसके बाद मेरे दिमाग में बस यही सवाल घूमने लगा कि ऐसा आखिर क्यों किया इन्होंने, क्योंकि ये विषय सीधे तौर पर आपके बच्चों के भविष्य और उनकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है और आपकी जो आर्थिक दशा है या आर्थिक स्थिति है उससे भी जुड़ा हुआ है। दरअसल मामला ये है कि राज्य सरकारों ने जो फैसला स्कूल खोले जाने का अचानक लिया है वो बड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि अब से लगभग 15 दिन पहले तक सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके ही राज्यों के शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर इस बात को कह रहे थे कि हम बच्चों की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, तीसरी लहर को देखते हुए, यानी थर्ड वेव को देखते हुए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पीएम ने भी इस वायरस को बहुरूपिया बताया है, आपने भी सुना होगा उनके किसी वक्तव्य में। इसलिए हम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने पर ही ज़्यादा जोर देंगे। वो इसके ख़िलाफ़ थे कि स्कूल खोले जाएं। ये थे इन लोगों के पहले के बयान स्कूल खोलने को लेकर। इस छोटे से वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं। सर, ये बताइए कि अभिभावक भी ये जानना चाह रहे हैं, बच्चे भी पूछ रहे हैं कि स्कूलों का क्या होगा, क्या स्कूल खुलेंगे, ऐसा आपको लगता है? क्योंकि कोरोना के केस भी काफी कम हो रहे हैं। देखिए, अभी तो हम लोग ऑनलाइन टीचिंग पे हमने जोर दिया है। स्कूलों को खोलने के लेकर मुख्यमंत्री और आप दोनों ही बोल चुके हैं कि बच्चों के साथ रिस्क नहीं ले सकते। इस पर अभी कुछ चल रहा है? थर्ड वेव को देखते हुए रिस्क लेना ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन अब अचानक इनके बयानों में जो बदलाव आया है और इन्होंने अपने राज्यों में स्कूल खोलने का फैसला लिया है और जोर दे रहे हैं अब ये कहते हुए कि बच्चों की ऑफलाइन पढ़ाई ज़रूरी है, जो कि इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं। देखिए पहले आप इस वीडियो क्लिप। सजेशंस मांगे थे लोगों से और करीब 30-35 हज़ार सजेशंस आए हैं, तो मैं सबको बहुत केयरफुली पढ़वा रहा हूँ कि उसमें क्या क्या सजेशन लोगों ने दिए हैं। बहुत जल्द आपके सामने रखेंगे कि क्या लोग कह रहे हैं और उसके बेस पे कुछ डिसीजन होगा। ट्रेंड अभी तो मैं सारा देखिए, मैंने जो देखा, मैंने खुद भी मेल पढ़ रहा था मैं, तो ऐसा लग रहा था बहुत लोग चाह रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल भी मिले, तमाम नेताओं के भी वक्तव्य आए हैं। यहाँ की जो स्थिति कोरोना की थी वो भी काफी नियंत्रित जब हो गई, तब 9 से और 12 तक के क्लासेस को और डिग्री कॉलेजेस को केवल हमने खोलने का निर्णय लिया। और पूरे भारतवर्ष में जहां भी विद्यालय खुले, उत्तर प्रदेश में सबसे सुरक्षित व्यवस्था हमने रखा है। लेकिन बिना वैक्सीन के बच्चों का स्कूल जाना क्या ठीक है? आप आइए क्वेश्चन करेंगे, इसका जवाब तो छोटा बच्चा भी दे देगा कि वैक्सीनेशन भी बच्चों का है ही नहीं पूरे भारतवर्ष में। तो जैसा आपने इन दोनों वीडियो क्लिप में देखा कि पहले वो स्कूल खोले जाने के खिलाफ थे, पक्ष में नहीं थे, उसके बाद वो स्कूल खोलने के पक्ष में आ गए और ज़्यादा दिनों का अंतर भी नहीं है। मैं आपको यहाँ पहले बता दूं कि जो पहले वाला क्लिप था वो 20 से 23 जुलाई के बीच का था, जो मनीष सिसोदिया जी का और दिनेश शर्मा जी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं दिल्ली सरकार के। मैं एक कंपैरिजन आपको बता रहा हूँ, दोनों के बयानों में सिर्फ 3 दिनों का ही डिफरेंसेस था। वो जुलाई में दोनों ने दिए थे और ये अगस्त में दिए थे, 3 और 6 तारीख में। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आप चाहें तो वो गूगल कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। मतलब मुझे आपको ये बताना था कि ये सिर्फ 15 दिन पहले का बयान था पहले वाले वीडियो क्लिप में, और जो सेकंड वाले में जो था वो उसके 10-12 दिन 15 दिन के बाद का था। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दिनों में, स्थिति वही है कोविड की अभी भी। तो क्या इसके पीछे कि क्या है राजनीति? कोई राजनीति है इसकी? इसमें जो सवाल पैदा हो रहे हैं, क्या ये राज्य सरकार एक दूसरे से होड़ कर रही हैं? अगर ऐसा है तो इनकी इस राजनीति का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है या उनकी फैमिलीज़ पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, असर पड़ सकता है? और देश के बाहर डेल्टा वेरिएंट को लेकर, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, उसको लेकर क्या कहा जा रहा है वगैरह वगैरह, वो सब आज मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा।
ये कुछ सवाल हैं जो मेरे दिमाग में आए, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो नंबर 1, सबसे पहले बात कर लेते हैं राजनीति की, कि कहीं इसके पीछे कोई राजनीति तो नहीं है। मेरा इस मामले में और इस सवाल पर यही कहना है कि इस मामले में राजनीति शामिल है, क्योंकि आप खुद ये बात महसूस कर सकते हैं उन दोनों वीडियो क्लिप्स को देखने के बाद, जिसमें आपने पहले वाले वीडियो में साफ तौर पर देखा कि मनीष सिसोदिया भी स्कूल के खोलने के खिलाफ थे और उत्तर प्रदेश के दिनेश शर्मा भी। और बाद वाले वीडियो क्लिप में, जो कि ज़्यादा दिनों के अंतर का नहीं है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, उनमें इन दोनों के बयान अचानक बदल गए और ये दोनों स्कूल खोलने के पक्ष में खड़े नज़र आने लगे। कमाल की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के दिनेश शर्मा के दोनों बयान सिसोदिया के बयान से ठीक 3 दिन के अंतर में डिफरेंस में आए, पहले वाला भी और बाद वाला भी, जैसा मैंने आपको बताया। राजनीतिक कारण इसमें इस वजह से ही महसूस हो रहा है, वो लगता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वो होंगे, तो इस वजह से भी राजनीतिक लगता है, जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बहुत ज़रूरी है। इस विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल चुनाव लड़ेंगे, इसलिए इन दोनों राज्यों को और एक दूसरे राज्यों को अपने अपने राज्यों का जो सभी काम वगैरह होते हैं जनता को दिखाने के लिए हैं, कि जिससे एक मैसेज जाए लोगों में कि हमारे जो राज्य हैं उनकी स्थिति ज़्यादा बेहतर है। तो इसका ये कारण लगता है। अब दूसरी बात कर लेते हैं। पहले तो मैंने आपसे बात की कहीं इसके पीछे कोई राजनीति तो नहीं है, जो मैंने आपको बताया। अब दूसरा सवाल जो मेरे दिमाग में आया था कि क्या ये राज्य सरकारें एक दूसरे से होड़ कर रही हैं, तो उस पर मेरा ये कहना है कि जवाब मेरा जो है इस पर वो है हाँ, ये राज्य एक दूसरे से होड़ कर रहे हैं ताकि अपनी अपनी पीठ थपथपाई जा सके। वरना न्यूज़ चैनल्स पर बैठकर या न्यूज़ चैनलों पर होने वाली डिबेट्स में इन पार्टियों के प्रवक्ता इन सवाल पर घेर सकते हैं, दूसरे पार्टी का प्रवक्ता इनसे सवाल कर सकता है कि आपने क्यों नहीं खोले अपने राज्य में स्कूल, की क्या आपकी व्यवस्था दूसरे राज्यों से या हमारे राज्य से आपके राज्य की व्यवस्था कमज़ोर है। तो ये वजह लगती है इन राज्यों की और राज्यों की आपस में होड़ करने की, क्योंकि सबको अपने अपने राज्य में काम बेहतर दिखाने हैं, सबको चुनाव जीतना है, इसलिए कोई भी किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। इसके अलावा खुद भी सभी राज्यों की सरकारें इस कोविड के विवाद से और कोविड महामारी के सवालों से बच रही हैं, क्योंकि पूरे देश ने सेकेंड वेव को लेकर जो देखा, जो सहा, उसे अभी तक वो भूले नहीं हैं। और अगर गलती से भी ये बहस चुनावी डिबेट में किसी ने भी की तो पार्टी के वोटों पर ख़तरा आ जाएगा और दूसरी पार्टी का जो प्रवक्ता है वो इस सवाल पे घिर जाएगा या इस सवाल पर घिर जाएगा, वो उसके पास जवाब ही नहीं होगा। तो फिर वो जनता को बहलाने वाली बात या जो फुसलाने वाली बात होती है वो नहीं कर पाएंगे, उनके वोटों पर ख़तरा आने शुरू हो जाएगा। आप भले ही आजकल की डिबेट्स में कोविड को लेकर जो इतने बड़े पैमाने पर मौत हुई थी जो सेकेंड वेव्स में, उनके बारे में नहीं सुन रहे होंगे, लेकिन उससे कोई भूला नहीं होगा, ना भूल सकता है कि किस तरह से लोग दूसरी लहर में मारे गए। खैर, अब तीसरी वाली जो बात है या तीसरा सवाल जो मेरे दिमाग में आया कि इनकी इस राजनीति का बच्चों पर या उनकी फैमिली पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। इस बात को करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। सवाल ये है कि क्या आप ये मानते हैं कि देश में कोविड का ख़तरा बेहद कम हो चुका है डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट को देखते हुए, या फिर अभी भी ये बेहद ख़तरनाक स्थिति में है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अब चलते हैं इसी सवाल पर जो मैं आपको दे रहा हूँ कि इनकी इस राजनीति का बच्चों पर या उनके परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो देखिए, अगर आप ये मानते हैं कि कोविड अभी भी ख़तरनाक स्थिति में है और काफ़ी नुकसान लोगों को कर सकता है, और साथ ही आपको इस बात का मालूम है कि देश भर में इस समय कितने मामले कोरोना के आ रहे हैं या कोविड के आ रहे हैं और कितने लोगों की रोज़ाना मौतें कोविड से हो रही हैं, तो उसका जवाब आपके पास खुद है। इसका जवाब आपके पास खुद है अगर आप अपडेटेड हैं और अगर आप रोज़ देख रहे हैं कि कितने केसेस आ रहे हैं, कितने केसेस नहीं आ रहे। क्योंकि आज भी 35 से 40 हज़ार
नए मामले रोज़ाना देश भर में दर्ज हो रहे हैं और रोज़ाना 500 से 600 लोगों की मौतें जो हो रही हैं वो हो रही हैं। अभी भी 618 लोगों की मौतें का जो रिकॉर्ड था वो 6 अगस्त 2021 में दर्ज हुआ। उस दिन 618 लोग मारे गए थे कोविड से। जब देश में पहली लहर के बाद सबसे कम आंकड़े मामलों के 9000 के आसपास दर्ज हुए थे, तो आप समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस होल से विषय से जुड़ा हुआ कि पहली लहर के बाद जो सबसे कम आंकड़े जो दर्ज हुए थे देश में वो हुए थे पूरे देश में 9000 के आसपास। और मौतें भी पहले लहर के बाद में बहुत कम अगर जो दर्ज हुई थी वो हुई थी 100 के आसपास दर्ज हुई थी। तो क्या अब सरकार इस फैसले से बच्चों और उनके परिवार पर बुरा असर नहीं पड़ेगा? क्योंकि अब जो केसेस आ रहे हैं और अब जो मौतें हो रही हैं वो 618 के आसपास मैंने आपको बताई और केसेस आपको बता रहा हूँ सेकेंड वेव के बाद में ये अभी भी सेकेंड वेव पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। जब 35-40 हज़ार मामले आ रहे हैं और 618 मौतें हो रही हैं और पहली वाली वेव के बाद में सिर्फ 100 मतलब 9000 मामले आ रहे थे और 100 के करीब मौतें हुई थी, तब स्कूल नहीं खोलेगा। तो अब इस फैसले से जो है सरकार के क्या परिवारों पर आपके या आपके बच्चों पर असर नहीं पड़ेगा, ये आपके सोचने वाली बात है और सरकार की भी सोचने वाली है। इसे राजनीति ना कहा जाए और तो क्या कहा जाए। यही सरकार ने बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले किया था, जिसका खामियाजा जो है पूरे देश ने भुगता, पूरे देश को भुगतना पड़ा। दूसरी लहर में जो दूसरी लहर के बाद में जो सभी ने देखा, कोई किसी से बचा नहीं रहा वो, और साथ ही वायरस को भी अपने आप को बदलने में मदद मिली, जिसे आज पूरी दुनिया डेल्टा वेरिएंट कहती है। ये सबसे पहले भारत में डिटेक्ट हुआ था, ये सामने आया था। इसी वेरिएंट की वजह से सेकेंड वेव में लाखों लोगों की मौतें हुई, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो पीएम हैं अपने, वो ख़ुद भी काफ़ी भावुक हुए थे। एक वक्तव्य में आपने देखा ही होगा उनको। एक्सपर्ट्स ने और एडवाइज़र्स ने अपनी सलाह दी थी, जिसे माना जा रहा है कि सरकार ने उस वक्त नकार दिया था और उसी के चलते इतनी बड़ी त्रासदी भारत में हो गई। तो ये फिर वही गलती होगी जिसे दोहराना बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने जैसा हो सकता है या साबित हो सकता है, जो मुझे लगता है गलत है। तो अब मैं आता हूँ सबसे अहम विषय पर कि देश के बाहर जैसे अमेरिका है, यूरोप है, मतलब आपका जर्मनी हो गया या दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए या और दूसरे हो गए, वो डेल्टा वेरिएंट को लेकर क्या कह रहे हैं या डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर क्या कह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर तो उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही, सब बिना मास्क के और बिना बहुत लापरवाही से घूम रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे कि क्या स्थिति हो रही है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कुछ नहीं है। स्कूल खोलने की बात कर दी गई है, जिस पर मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ और मैं खुद फिक्र में हूँ कि ये फैसला क्यों लिया गया। और मुझे राजनीति लग रही है, महसूस हो रही है, वो जो मैंने आपके सामने भी रखी, और आपको भी मेरी बात तो महसूस हो रहा होगा, जो मैंने आपको अभी तक थोड़ी बहुत डिटेल दी है और जो अब देने जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस पर बाहर के देश जो है उन्होंने क्या कहा उसको अब समझ लीजिए कि ये वो डेल्टा वेरिएंट को लेकर क्या कहना चाहते हैं या क्या कह रहे हैं। देखिए, इस विषय पर वीडियो बनाने से पहले मैंने कई बातों की जांच पड़ताल की, जिसमें से सबसे पहले मैंने भारत के उन डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की राय जाननी चाहिए जो इसके एक्सपर्ट हैं, यानी या जो इस मामले को पूरी तरह से समझते हैं। लेकिन मुझे कोई भी भारतीय डॉक्टर या एक्सपर्ट किसी भी न्यूज़ चैनल पर डिबेट के दौरान या किसी भी आर्टिकल के माध्यम से ऐसा नहीं मिला जो स्कूल खोलने के पक्ष में नज़र आया हो। जैसा कि एक डिबेट में होता है जिसमें पूरी डिटेल से सारी बात सबके सामने होती है और उसमें समझ में सारी बात आती है कि वो आदमी ये कह रहा है, वो आदमी ये कह रहा है, यानी कि एक्सपर्ट या एडवाइज़र हो गया। उसमें विपक्ष भी अपनी बात रखता है, जो कि लोगों के ही सवाल होते हैं, लोगों से जुड़े ही सवाल होते हैं, एक तरह से उनकी ही बातों से मेल खाती हैं उनकी बातें। लेकिन एम्स के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जो कि डायरेक्टर है एम्स के, उनका बयान ज़रूर आया था, जिसमें वो स्कूल खोलने के पक्ष में नज़र आए सभी गाइडलाइंस के साथ में। इसी तरह एक बयान ICMR का
भी आया, उनकी तरफ से भी आया, लेकिन जो एक डिटेल्ड कन्वर्सेशन होनी चाहिए, जो डिबेट्स वगैरह में हमने देखा, काफ़ी डिबेट में देखा कि डॉक्टर्स को बुलाया जा रहा है, एक्सपर्ट्स को बुलाया जा रहा है, वो अब नहीं दिख रहा है स्कूल खोलने से पहले कि उस पर एक डिटेल्ड कुछ बातचीत हुई हो। खैर, वो कहीं नज़र नहीं आई। और ये लोग सरकारी संस्थानों से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे जो रणदीप गुलेरिया जी हैं और जो ICMR, वो सरकारी संस्थान हैं, इसलिए बाकी लोगों की भी जो राय है, एक्सपर्ट्स की जो राय है, वो भी ज़रूरी है। खैर, मैं उसी बात पर हूँ। ये ध्यान रखिएगा कि बाहर के देश क्या कह रहे हैं। पहले मैं अब 2 छोटी छोटी बात आपको बता रहा हूँ, एक बता चुका हूँ, दूसरी आप सुन लीजिए, उसके बाद बताता हूँ बाहर के देश इस पर क्या कह रहे हैं, वो कितने इसको इस मामले पर चिंतित हैं। दैनिक भास्कर न्यूज़ के हवाले से ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर जो है, थर्ड वेव जो है, जो अभी आई नहीं, आ सकती जो है, वो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। उन्होंने इस पर पूरी रिपोर्ट बनाकर सामने रखी है, वो आप उसको सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। अब मैं आता हूँ उस वाले बात पर कि बाहर के देश इस पर क्या कह रहे हैं, उनकी क्या चिंता है। डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस को लेकर क्या कहा जा रहा है उनके द्वारा। तो देखिए, बाहर के सभी देश डेल्टा वेरिएंट को लेकर काफ़ी परेशान हैं और सभी देश डेल्टा को लेकर कोई भी चांस नहीं लेना चाहते। CDC यानी द सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जो कि अमेरिका की एक पब्लिक हेल्थ एजेंसी है, उसके द्वारा ये बात कही गई है, जिसका ट्वीट आपके सामने ये स्क्रीन पर है, जो कि 8 अगस्त 2021 का है, अभी का है, कि बच्चे ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते कोविड से। जब उनके शरीर में वायरस एंटर करता है तो नहीं पड़ते, लेकिन बच्चे कोविड-19 जिसमें डेल्टा वेरिएंट भी शामिल है, उसे बड़ी आसानी से फैला सकते हैं या दूसरों को आसानी से संक्रमित या इन्फेक्टेड कर सकते हैं, चाहे वो वायरस से कम प्रभावित हुए हों या ज़्यादा। उन्होंने ये भी कहा, इस ट्वीट में आप देख सकते हैं, कि कुछ बच्चों में तो लक्षण दिखाई ही नहीं पड़ते। इसलिए ज़रूरी नहीं कि आपको पता चले कि उस बच्चे को कोविड हो गया तो आपने उसको स्कूल से जाने से रोक लिया। ये तो खैर बाहर की बात बता रहे हैं, ये डेल्टा वेरिएंट को लेकर अब ये बात बता रहे हैं। तो बच्चों में जो इम्यूनिटी होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से उनमें लक्षण भी दिखाई नहीं देते, और देंगे अगर तो बहुत ज़्यादा बाद में देते हैं। और बच्चे इतने सीवियरली जो हैं सिक नहीं होते, इतने सीवियरली बीमार नहीं पड़ते जितने बड़े हो जाते हैं, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी जो होती है, जो उनकी प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो उनका ये कहना है और मानना ये है कि 12 साल से जितने भी ऊपर के बच्चे हैं, उनको स्कूल भेजने से पहले पूरी तरीके से वैक्सीनेट कर दिया जाए, उनको वैक्सीन लगा दी जाए, या उनके परिजन उन्हें वैक्सीन लगवा दें। अब इनके CDC के इस ट्वीट का सीधा सा मतलब ये निकलता है कि बच्चों का पहले टीकाकरण होना ज़रूरी है स्कूल भेजने से पहले, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। वजह मैंने आपको बता दी, उससे क्या हो सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया, जिस वजह से उनमें लक्षण ज़रूरी नहीं है कि दिखाई दें, जो मैं आपको बता चुका हूँ, जिस वजह से उनके आसपास के लोग बहुत आसानी से संक्रमित हो सकते हैं। ये तो थी अमेरिका की बात जो मैंने आपको बताई CDC के हवाले से। अब भारत की बात ज़रा दूसरी कर लेते हैं। वो विदेश की बात कंप्लीट हो चुकी, जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था। दोनों बातें आपको बता दी कि बच्चों में इम्यूनिटी होती है, जिसकी वजह से वो दूसरों को इन्फेक्टेड कर सकते हैं, उनमें लक्षण भी दिखाई नहीं देते। अब भारत की अगर बात की जाए तो देखिए, भारत में अभी 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं, उन्हीं के जो टीकाकरण का कार्यक्रम है या प्रोग्राम हो, वही पूरा नहीं हो पाया है, उसमें काफ़ी वक्त लगेगा भी। रही बच्चों की बात, तो फ़िलहाल उन पर ट्रायल चल रहा है इंडिया में। तो कुल मिलाकर मेरा अपना व्यक्तिगत मामला इस पूरे उसमें संदर्भ में ये है, स्कूल खोले जाने को लेकर, कि अभी बच्चों को स्कूल भेजना या बच्चों का स्कूल में जाना और नेताओं द्वारा ये राजनीति इस पर करना, या अगर वो कर रहे हैं तो वो गलत है, अभी नहीं भेजना चाहिए। क्योंकि हमारे जो सिस्टम्स हैं बाहर के सिस्टम्स के मुकाबले नहीं है। ये PM खुद कह चुके हैं कि बाहर कंट्रीज़ का मुकाबला हम लोग नहीं कर सकते, उनका सिस्टम और है, हमारा और है। ये दलील दे दी जाती है। ये दलील
एक और दलील भी थी बड़ी शानदार मनीष सिसोदिया और दिनेश शर्मा ने अभी स्कूल जब को दूसरे वीडियो क्लिप में, शायद आपने देखा हो ना देखा हो तो मैं आपको बता देता हूँ। उनका दलील ये है कि साहब हम स्कूल इसलिए भी खोल रहे हैं कि हमारे से बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने जो पीटीएम होता है उसमें कहा, और मेल भी आया हमारे पास या हमारे फ़ोन भी आया कि भाई बच्चों की जो है पढ़ाई को स्कूल से ही स्टार्ट करवाया जाए। काफ़ी समय से स्कूल्स बंद हैं, यानी कि ऑफलाइन उनकी पढ़ाई कराई जाए, ये उनकी दलील थी। तो मैं यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे ये ठीक नहीं लगता, और आपको मैंने सारी डिटेल में सारी बात बताई कि बच्चे बहुत ज़्यादा लक्षण उनमें दिखाई नहीं देते, इसकी वजह से आपका पूरा परिवार इन्फेक्टेड हो सकता है, और स्कूल में कितने ध्यान रखा जाएगा उनका, क्या नहीं रखा जाएगा, ये हम लोग स्कूल के सारे सिस्टम को समझते हैं और देखते हैं। और कितना भी आप कर लीजिए, बच्चे बहुत आसपास में ही रहते हैं, चीज़ एक्सचेंज करेंगे, जो भी कुछ होगा तो बहुत ख़तरा है। तो मैं उसमें नहीं हूँ, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको ही मेल करें जो दलील दे रहे हैं ये लोग, उनसे ही कहें या कांटेक्ट करें, स्कूल में कांटेक्ट करें। फ़ोन घुमाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे कि भाई स्कूल बेचने को हम तैयार नहीं हैं, और जो जाना चाहते हैं वो जाएं, लेकिन बाकी बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई वगैरह करवाइए, ये गलत है। तो मेरा ये एक वीडियो था, जो एक बात थी वो मैंने आपको आपके सामने वीडियो के माध्यम से आपके रखी, जो बहुत इम्पोर्टेंट थी, जिस विषय पर ज़्यादा बात भी नहीं हो रही है। बस इतना बता दिया गया कि छोटे छोटे क्लिप्स में, न्यूज़ के क्लिप्स में, कि भाई 16 अगस्त से यूपी में योगी जी ने स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया गया है, और दिल्ली में उन्होंने कर दिया, बाकी स्टेट में भी कर दिया गया है। तो और वजह क्या है इसके पीछे की, वो भी जो मेरे दिमाग में आ रही थी वो आपके सामने रखी। मैं दोष ना तो नेताओं को दे सकता हूँ, ना पेरेंट्स को दे सकता हूँ, बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता, लेकिन बात यह है कि ये स्कूल खोले जा रहे हैं, बच्चे जाएंगे यहाँ पर, और जब वो वापस आएंगे अगर इन्फेक्टेड होते हैं, उनमें अगर लक्षण सिम्टम्स वगैरह सामने नहीं आते हैं, तो वो घर के ही सबसे पहले लोगों को इन्फेक्टेड कर सकते हैं या स्कूल के स्टाफ को कर सकते हैं। तो जो पहले हुआ था सेकेंड वेव में, उससे ही सबक अगर नहीं लेगा अगर कोई या नेता अगर नहीं लेना चाहते, तो क्या कहा जा सकता है। ये सब पेरेंट्स के भी हाथ में, फ़ोन करें जैसे चाहें वैसे कांटेक्ट करें अपने उनके प्रिंसिपल वगैरह से, और स्कूल भेजने से बच्चों को रोकें। स्कूल भेजना अभी बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन हुआ नहीं है सब बच्चों का, और बड़ों का ही नहीं हुआ है, तो ख़तरा है अभी। मैं तो ये मान के चलता हूँ, सोशल डिस्टेंस वगैरह का कोई फॉलो वगैरह नहीं कर पाएगा। फ़िलहाल आज के वीडियो में इतना ही था, अपना ध्यान रखिए। और जो लापरवाही वगैरह लोग मैं अक्सर देख रहा हूँ, रोज़ाना देख रहा हूँ, कोई मास्क नहीं पहना हुआ, कोई आराम से घूमे जा रहा है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, आप लोग वगैरह मास्क पहनिए और अपना जो है सेफ़ रखिए, क्योंकि अभी भी वायरस के सभी वेरिएंट्स, चाहे वो कोविड-19 हो या डेल्टा हो, डेल्टा प्लस हो, सब मौजूद हैं। इसलिए रिस्क मत लीजिए। ये जो माहौल बनाया गया है ना न्यूज़ चैनलों के माध्यम से कि सब कुछ ठीक है, इस पर मैं ज़रूर और साफ साफ कह सकता हूँ, ये राजनीतिक माहौल बनवाया जाता है कि आप दिखा दीजिए सब कुछ ठीक है। तो मीडिया का सबसे बड़ा अहम रोल है, वो चाहे तो आपको जागरूक कर सकते हैं और चाहे तो वो आपको बहका सकते हैं, जैसा कि वो कर रहे हैं। लेकिन हम जैसे लोग भी बैठे हुए हैं जो कोशिश करते हैं कि आप तक आवाज़ पहुंच जाए और आप ठीक से रहें। हमारी बात भी मत मानिए, आप सर्च कीजिए बाहर की जो कंट्रीज़ हैं, बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं, उनके डॉक्टर्स वगैरह, स्पेशलिस्ट वगैरह क्या कह रहे हैं, उनकी बात को सुनिए। डॉक्टर एंथोनी फॉसी हैं जो स्पेशलिस्ट हैं इस मामले में, कोविड के उसमें, उनकी सुनिए तो आपको पता चलेगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही था, अगले किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।